Hello and welcome to Nirmal Bang Show. I am Ritu Podar and I have a very special guest today from UTI Asset Management Company. Mr. Ajay Tyagi is here with us to give insights on the markets and his funds. So, Ajay, without taking much time, if you can help us to understand about your fund and what is the philosophy about behind the fund's fund. Sure. So, Ritu, as far as UTI FlexiCap is concerned, this is a fund which basically invests into high quality companies. When I say high quality, it basically means companies which are profitable, companies which have high return on capital, companies which have strong cash flows, and also have very strong balance sheet. हमारा ये मानना है कि companies which have all of these characteristics, ultimately these companies are long-term wealth creators. इन दिस स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन कंपनीज़ के ऊपर ही ध्यान देना है विच क्वालिफाई एज हाई क्वालिटी, एंड मैंने क्वालिटी के जो पैरामीटर्स होते हैं अभी आपके सामने रखे. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई थिंक द सेकेंड थिंग इज़ मोर डिफिकल्ट देन द फर्स्ट वन, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपको बहुत पेशेंटली इनके अंदर इन्वेस्टेड रहना है ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. नो मैटर हाउ गुड अ कंपनी, नो मैटर हाउ हाई क्वालिटी अ कंपनी, सबकी लाइफ साइकिल के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं. मैनी अ टाइम्स दीज कंपनीज गिव यू नो रिटर्न्स ओवर 1, 2, 3 year period, and this is the time when they test your patience, and this is what is ultimately required as a long-term investor. You have to continue staying invested in them patiently. Any macro trend which you can help us to understand जहाँ पर quality as a factor और as a theme अच्छा perform करता है, और other side as well? That's a very good question. ऋतु, इसमें 2 से 3 चीज़ें हैं. सबसे पहले सी क्वालिटी कंपनीज ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, अगर आप 10 साल या उससे ज़्यादा का टाइम फ्रेम लें तो आर स्टडी इंडिकेट्स दैट क्वालिटी कंपनीज आर बेसिकली एबल टू नॉट ओनली आउट परफॉर्म द बेंचमार्क बट ऑल्सो अदर फैक्टर्स. लेकिन जैसा कि मैंने बोला, रिगार्डलेस ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग अ कंपनी, हाउ इफेक्टिव योर स्टाइल इज, the ups and downs in the market and the underperformance and outperformance will always continue. It will always be cyclical. Coming specifically to which is the environment where quality does well, I think सबसे पहले whenever the economy is going through any kind of uncertainty or the stock market is going through an expected correction in the future, this is the time when quality will do well, because बहुत ही सरल और जायज़ बात है कि जब भी आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ उठापटक ज़्यादा हो सकती है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है, ऐसे टाइम पे हमेशा आप अपना निवेश बहुत मजबूत कंपनीज़ में करना चाहेंगे, ना कि उन कंपनीज़ में जहाँ पे बैलेंस शीट वीक है या डेट बहुत ज़्यादा है या फिर उनको कांस्टेंट फंड रेजिंग की ज़रूरत है. ये एक बात है. दूसरी बात ये है कि जब भी इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, जनरली क्वालिटी और ग्रोथ कंपनीज़ बेटर करते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर की तरफ जाते हैं, जनरली वैल्यू कंपनीज़ बेटर करते हैं, क्योंकि जिस तरह इंटरेस्ट रेट्स जब ऊपर जाते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स ज़्यादा प्राइस डिक्लाइन महसूस करते हैं, उसी तरीके से आप ग्रोथ कंपनीज़ को, हाई क्वालिटी कंपनीज़ को लॉन्ग ड्यूरेशन इक्विटी कंपनीज़ के तौर पे देखें. एंड देयरफॉर बाय द सेम लॉजिक, जब भी इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन ग्रोथ कंपनीज़ के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन देयर प्राइसेस. सो हमें लगता है आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, विच शुड बी पॉजिटिव फॉर क्वालिटी एंड ग्रोथ कंपनी. इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अजय देखें तो मोस्टली इन्वेस्टर्स जो हैं वो अंडर परफॉर्मेंस और अंडर परफॉर्म फंड को सेल कर देते हैं. While do you think like any kind of investor behavioral changes इन फंड्स में उनको अच्छे रिटर्न्स दिला सकता है? देखिए, बहुत मैं समझता हूँ कि सरल चीज़ है समझने के लिए. जो आपने अभी बोला, इन्वेस्टर्स का स्वभाव वाकई में यही रहता है कि अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को वो रिडीम करते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में वो निवेश करते हैं. लेकिन ये अगर हम स्टॉक मार्केट के संदर्भ में बात करें तो ये वैसा ही एक बिहेवियर है जैसा आप देखें कि जो भी स्टॉक ने पिछले 2-3 साल में अच्छा रिटर्न दिया हो, आप केवल उसमें निवेश कर रहे हैं, और जिन स्टॉक्स ने लास्ट 1-2 साल में बुरे रिटर्न दिए हो, आप उन्हें एग्जिट कर रहे हैं. तो ये एक मोमेंटम स्टाइल की तरह है, और हमेशा जो हमारा अनुभव रहा है वो यही रहा है कि
फ्यूचर रिटर्न्स आर मोर डिपेंडेंट ऑन कि बिजनेस किस तरीके से प्रदर्शन करेगा आने वाले सालों में। इट इज़ नेवर डिपेंडेंट ऑन कि भाई पिछले 2 सालों में वो स्टॉक ने अच्छा किया है या बुरा किया है। सो अगर बिजनेस के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं और स्टॉक प्राइसेस फेवरेबल हैं और स्टॉक प्राइसेस पिछले 1-2 साल से परफॉर्म नहीं करे हैं, तो ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिटर्न की अपेक्षा रखनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड की, सो डेफिनेटली आपने बोला कि क्वालिटी परफॉर्म नहीं किया है लास्ट 3 साल में एंड हेंस द फंड डिडंट परफॉर्म इन लास्ट 2-3 इयर्स। बट पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं इन अ यूटीआई फ्लेक्सी कैप, so first glance gives us a thought like, you know, it's a purely like a consumer oriented kind of a portfolio has been built up. So what's your thought, you know, going forward about this portfolio? Sure, I think that's a very good question. देखिए डेफिनेटली एक कंज्यूमर ओरिएंटेशन फंड के अंदर है। सबसे पहले ज़रूरी है समझना कि अगर आप हिंदुस्तान की जीडीपी को देखें, 65% ऑफ इंडियाज जीडीपी इज़ डोमेस्टिक कंजम्पशन। हम कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, हम कोई रिसोर्स रिच इकोनॉमी भी नहीं है कि हम इन रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट कर रहे हों। अगर आप इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को स्टडी करें ओवर द लास्ट 10-15 ईयर्स, देन आई वुड से डोमेस्टिक कंजम्पशन हैज़ बीन द बिगेस्ट इंजन ऑफ ग्रोथ ओवर द लास्ट 1 or 2 decades। और हमें लगता है आने वाले समय में भी consumption will remain strong. India's middle class will continue to consume more, their per capita income will increase and therefore consumption will continue to remain strong. अब इसी thought process के साथ हमने अपने फंड में consumption को एक बहुत बड़ा एक सेक्टर रखा है। हमारी ओवरवेट पोजीशन कंजम्पशन थीम में बहुत स्ट्रांग है एंड दिस इज अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंजम्पशन, चाहे वो कंज्यूमर सर्विसेज हो, चाहे वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो। हमें लगता है ये सारी चीज़ें आने वाले एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट डेकेड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपीरियंस करेंगे। और स्वाभाविक है जो कंपनीज इन इंडस्ट्री से लिंक्ड हैं, they will also experience a strong growth. But I also want to mention here that we are not missing out on certain other opportunities. कुछ क्षेत्रों में हमें लगता है चाइना प्लस वन जो एक नई चीज़ सामने उभर के आ रही है, एक नई अपॉर्चुनिटी सामने उभर के आ रही है, हमें लगता है कि इंडिया की कुछ कंपनीज उसमें भी पार्टिसिपेट करके सक्सेसफुल रहेंगे। हमारे पोर्टफोलियो में कुछ एक इन्वेस्टमेंट्स ऐसी भी हैं जो चाइना प्लस वन का एडवांटेज आने वाले दशकों के अंदर उठा पाएंगे। जी। अच्छा, यहाँ पर आपने चाइना प्लस वन की बात की। अभी पिछले हफ्ते हमने देखा चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज आया एंड लॉट मेनी आई वाज जस्ट रीडिंग अ स्टडी जहाँ पर लॉट मेनी इमर्जिंग फंड मैनेजर्स नाउ आर टेकिंग बेट ऑन चाइना instead of India. So I don't know whether it's true. I mean, the number shows like the kind of FIIs outflows we are seeing and all. But do you think this flight of capital probably from flows from India to China, it's possible in upcoming years? देखिए पॉसिबल ज़रूर है, लेकिन अल्टीमेटली फॉरेन फ्लोज ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म विल कम इनटू अ कंट्री जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा पाए। चाइना इस वक्त बहुत चीप है और इंडिया हम सब जानते हैं इस वक्त थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो हो सकता है इन द शॉर्ट टर्म टैक्टिकली FIIs इंडिया से पैसा निकाल के चाइना के अंदर निवेश करें, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला चाइना इज़ वेरी वेरी चीप। बट अगर आप स्ट्रक्चरल ग्रोथ की बात करते हैं, अगर आप बात करते हैं अगले 3, 5 और 10 सालों के अंदर चाइना वर्सेस इंडिया में ग्रोथ डिफरेंशियल क्या रहेगा, तो हमारा ये मानना है एंड वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट इंडिया के ग्रोथ रेट चाइना से कहीं ज़्यादा रहेंगे। चाइना की एक और बहुत बड़ी मुसीबत सामने है, वो है एजिंग पॉपुलेशन। हम सब जानते हैं कि चाइना की बैंकिंग सिस्टम में डेट बहुत ज़्यादा है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स जनरली हाउस होल्ड्स ने बहुत करी हुई है, रियल एस्टेट कंपनीज ओवर लीवरेज हैं। ये सारी प्रॉब्लम अभी उनको सॉल्व करनी है, हो सकता है वो स्टिमुलस पैकेज के थ्रू सॉल्व कर पाएँ, समय बताएगा। लेकिन जो एक दूसरी बड़ी उनकी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो है एजिंग पॉपुलेशन। उसके मुकाबले अगर आप इंडिया की बात करें तो यहाँ पे हमारी डेमोग्राफिक्स अभी भी फेवरेबल है, हमारी पॉपुलेशन अभी भी यंग है, हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन अगले 30 सालों में और ग्रोथ दिखाएगी। तो ग्रोथ के लिए जो एक फ्रेमवर्क इंडिया प्रोवाइड करता है अगले 1 से 2 दशकों के लिए, मैं समझता हूँ वो फ्रेमवर्क चाइना में इस वक्त मिसिंग है। जी।
Great. यहाँ पर आपने वैल्यूएशन की बात करी कि इन कंपैरेटिव टू चाइना इंडिया का वैल्यूएशन थोड़ा सा हायर है. This is the result season going on. What's your thought? How's the results coming in? What your sense about the this space? Like any sectors where we can see a extraordinary kind of a growth or some kind of companies and all? ऋतु, अभी तक तो जो रिजल्ट्स आए हैं वो वीक आए हैं. अभी तक तो कोई ऐसा सेक्टर में हमें देखने को नहीं मिला है कि जहां रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव है. हाँ, आप ये कह सकते हैं आईटी सेक्टर में कोई नेगेटिव सरप्राइजेज नहीं आए हैं. इनफैक्ट कुछ आईटी कंपनीज ने बहुत बड़े पॉजिटिव सरप्राइज भी दिए हैं. बट अगर आप ओवरऑल बात करें तो अभी तक तो हमें लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन से कम ग्रोथ आ पाएगी Q2 के अंदर. अच्छा, आपने बात करी चाइना +1 की, तो कहीं ना कहीं ये राइजिंग रोल ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन में हम इंडिया का प्लेस कहाँ पर देखते हैं, एंड एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक सेगमेंट्स जो इस चीज से बेनिफिटेड होंगे? जी, आई थिंक चाइना +1 ऑब्वियसली विल इम्पैक्ट मैनी इमर्जिंग मार्केट्स. इंडिया उनमें से एक है, बट मुझे लगता है काफ़ी इमर्जिंग मार्केट्स को इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा. और देखने वाली बात यह है कि कौन से सेक्टर्स में इंडियन कंपनीज आर स्ट्रॉन्ग. जिन सेक्टर्स में हम स्ट्रॉन्ग हैं उन्हीं सेक्टर्स में हम लोग चाइना से शेयर गेन कर पाएंगे. हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल और ऑटो एंसेलरीज, ये 4 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे इंडियन कंपनीज स्ट्रांगली पोजीशनड है, एंड देयरफॉर हम चाइनीज कंपनीज से मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं. So any kind of a risk right now you are hedging for? देखिए, सबसे बड़ा रिस्क इंडिया में इस वक्त वैल्यूएशंस है. अगर ग्लोबली मार्केट में कोई भी करेक्शन होता है या जिसको हम बोलते हैं रिस्क ऑफ इवेंट आता है, इंडिया के ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा. मैं ये नहीं कह रहा इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि FIIs विल कम टू सेल, बट यू हैव टू रियलाइज दैट पीपल वॉच ग्लोबल मार्केट्स एंड देन फॉर्म अ व्यू ऑन देयर कंपनीज लोकली. तो अगर ग्लोबली सेल ऑफ होता है तो there will be a sell-off in all emerging markets including India and by both FIIs and domestic investors. So that's the biggest risk just because हमारा valuation इस वक्त बहुत high है. जी. So Ajay, any one advice you would like to give our investors in this market scenario? I would say equities is a very long-term game. आपको इक्विटीज को एकदम मैराथन की तरह खेलना चाहिए, या फिर अगर क्रिकेट के संदर्भ में बोलूँ तो टेस्ट क्रिकेट की तरह खेलना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 सालों के अंदर इन्वेस्टर्स की एंग्जाइटी अराउंड रिटर्न्स बहुत बढ़ गई है. दे ऑल फील के इक्विटी को हर साल 15 से 20% मिनिमम रिटर्न देना ही चाहिए. बट अगर आप इक्विटी मार्केट्स बोथ इन इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया उनकी हिस्ट्री देखें तो ये कभी भी संभव नहीं है. So you need to be very very patient. You need to realize कि equity as an asset class is volatile. हर साल 15-20% रिटर्न की अपेक्षा ना रखें. बट अगर आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे तो ज़रूर कहीं ना कहीं एनुअलाइज रिटर्न 14-15% हो सकती हैं. So this is what you have to bear in mind, and not try to time the market and also not try to be very greedy about returns. जी. Thank you, Ajay. Thank you for giving us our insights about the funds and the markets around. Thank you very much. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.